हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है चीकू भैया की क्लास में। तो कैसे हो सभी लोग, बढ़िया हो, मजे में हो। चलिए तो बेटा लोग, अब तक हम लोगों ने 2 चैप्टर के वन शॉट खत्म कर दिए। आज हम लोग थर्ड चैप्टर को लेके चलेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। सबसे प्यारा चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से थियरी अच्छे से पढ़ी है, थोड़ी सी क्वेश्चन की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो यहां से कभी भी नंबर नहीं जाता है, क्योंकि यहां पे हम लोग अच्छे से ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके सर, देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों आज हम लोग पूरे वन शॉट के अंदर कुल मिला के 1 घंटे या कुछ 1 घंटे 10-15 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे बच्चा। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इन सभी वन शॉट से बेटा आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप रेगुलर वे में लेते हैं तो इन वन शॉट को। क्लियर है क्या? अगर आप लोग रिवीजन अच्छे से करते हो, पूरे वन शॉट को अच्छे से देखो, उसका रिवीजन कर लेते हो, तो मैं इतना कह रहा हूं कि आपकी पूरी थियरी अच्छे से हो जाएगी, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। ओके प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दे। यस सर। देखो यार, सबसे पहली बात यही है कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, क्या बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी होती क्या एक्चुअल में। देखो यार बेटा, यहां पे हम बात करते हैं रिएक्शन की गति की, कि रिएक्शन की गति क्या है। भाई रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं, रिएक्शन की गति की बात करते हैं, उसके वेग की बात करते हैं। ठीक है, वेग बोल दो, गति बोल दो, दर बोल दो, सब एक ही बात है। तो हम क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर आपसे कोई पूछ इस चैप्टर में का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रिएक्शन के दर की बात करते हैं, उसके गति उसके वेग की बात करते हैं। और इस गति वेग और दर पे प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बेटा, इस चैप्टर में इन सभी चीजों की हम लोग बात करते हैं। क्या कहानी यहां तक क्लियर है क्या? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आप देख कर समझ जाओगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग तथा तथा देखो तथा लिखा हुआ है ना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, रिएक्शन किस क्रियाविधि से हो रही है, क्रियाविधि का अध्ययन होता है। क्या होता है बेटा, क्रियाविधि का अध्ययन होता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, तो मुझे लगता है कि यहां तक सभी बच्चों को ढंग से चीजें समझ में आ गई होगी कि रासायनिक बलगतिकी क्या चीज होती है। बस सिंपल सी कहानी है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग गति या वेग, या गति वेग हो गया, क्रियाविधि हो गया, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये जो प्यारे बच्चों काइनेटिक्स शब्द होता है, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है, एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है बेटा काइनेसिस, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, गति होता है। क्या होता है, गति। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो अभिक्रिया दर तथा दर नियम, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार रासायनिक बलगतिकी का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जिसमें अभिक्रिया दर या दर नियम की बात की जाती है, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाती है, और अभिक्रिया की क्रियाविधि ढंग से पढ़ी जाती है। यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, देखो अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। वो एक बात बताओ, अभिक्रिया या तो बहुत फास्ट होगी, या बहुत स्लो होगी, या ना तो फास्ट होगी ना स्लो होगी। 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया, बहुत फास्ट अभिक्रिया, एक पढ़ेंगे अति मंद अभिक्रिया, एक पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया। ठीक है बच्चा, चलिए तो स्टार्ट कर दें। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो यहां पे 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तीव्र अभिक्रिया। देखो बेटा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि उनके दर को कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। एक होती है अति मंद अभिक्रिया। देखो कैसे होती है बच्चों, अति मंद अभिक्रिया। देखो ना, खरगोश साहब है, ये क्या है, तीव्र है बेटा। कछुआ क्या है, अति मंद है। तो कहने का मतलब ये बच्चों, ऐसी अभिक्रिया है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और कुछ ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा स्लो होती है। स्लो अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, देखो बेटा, जो मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण है, सुनना ध्यान से। देखो जो अति मंद अभिक्रिया होती है, और ये कौन सी होती है, तीव्र अभिक्रिया। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्कालिक हो जाती है तथा इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण आसानी से करना संभव नहीं होता है। जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया, यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इसके बारे में पढ़ना मुमकिन नहीं होता है, ऑप्शन नहीं।
ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चों, जैसे दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, ध्यान रखना इन सबको। ये बच्चों ऐसी अभिक्रिया होती है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिनके बारे में अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अतिमंद अभिक्रिया, अब दिमाग लगाओ, जैसे लोहे पर जंग लगना, मान लो मार्केट में तो उसको खरीद के ले गए, अब तुम्हें दर चेक करनी है, इसकी वेग चेक करना है, तुम्हें अभिक्रिया गति चेक करनी है, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस है कि सालों साल लग जाते हैं जंग लगने में, तो क्या पूरे दिन भर रात भर बैठा थोड़ी रहूंगा इसके लिए। तो ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा मंद हो, मतलब कई वर्ष या महीने लग जाए, ऐसी अभिक्रिया को अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ठीक है बेटा, कॉपर का हरा पड़ जाना, सबने पढ़ रखा है। लेकिन इस चैप्टर में हम कौन से अभिक्रियाओं की बात करेंगे, मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया न तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ना बहुत ज्यादा स्लो होती है, और ऐसी अभिक्रियाओं को ही प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक मैंने आपको जो पढ़ाया, जो समझाया, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि मैं किन अभिक्रियाओं की बात कर रहा हूं। तो मैं 3 अभिक्रियाओं की बात कर रहा हूं। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा स्लो होती है, और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा फास्ट है, ना बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, ये एग्जाम्पल वगैरह सर, अरे इन एग्जाम्पल को आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें जितनी भी रिएक्शंस लिखा दूं सब इसी चैप्टर की है। अभी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब यहां पे जो सबसे पहला वर्ड यही आया प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया की दर या वेग होता क्या है। भैया दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया की दर या वेग होता क्या है। अब देखो यार, एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, जब पैदा हुए तो थे क्रियाकारक, और अंतिम समय में क्या बनेगा बच्चों, उत्पाद, यही तो होगा। तो इस पूरे लाइफ के जर्नी में देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, पहला मैं छोटा बच्चा था, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अब मेरी समय सीमा यहां तक आ चुकी है, आखिरी पड़ाव ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो आखिरी पड़ाव है प्यारे बच्चों, ऐसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो मेरी सांद्रता में क्या होगा प्यारे, देखो परिवर्तन आ रहा है। पहले मेरी सांद्रता देखो, देखो कैसी है, और मेरी बाद में सांद्रता देखो कैसी होगी प्यारे बच्चों, ऐसी हो गई है। मतलब सांद्रता में क्या आएगा प्यारे बच्चों, परिवर्तन आ रहा है, दिख रहा है, उम्र में परिवर्तन आ रहा है, सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, दिख रहा है क्या। और इसमें क्या लग रहा है, समय, भैया समय भी तो खर्च हो ही रहा, भैया ऐसे थोड़ी ना, भैया आज से 28 साल 27 साल पहले जिंदगी ऐसे हुआ करती थी, ये वाला सिस्टम था, और आज से 40 साल 45 साल बाद सिस्टम ऐसा हो जाएगा। मतलब समय के साथ में अब सांद्रता में क्या आता है प्यारे बच्चों, परिवर्तन लगता है, और उसमें क्या लगता है, समय लगता है। क्या कहानी क्लियर है क्या। तो पहले मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, है, अब मैं घोड़ा हो गया हूं, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। चलिए, क्या यहां से यहां का प्रोसेस तो मुझे पता है, अब यहां से आगे का प्रोसेस कैसा होने वाला है, आई डोंट नो, भगवान करे अच्छा ही हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेरी जिंदगी का प्रोसेस है, लेकिन हम किसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रियाकारक और उत्पाद के सांद्रता का प्रोसेस। समझ गए बच्चा, किसका प्रोसेस पढ़ रहे हो, ये है क्रियाकारक, और क्रियाकारक से क्या बनेगा बच्चों, उत्पाद। इसका मतलब ये हो गया कि क्रियाकारक आपके पास पहले ज्यादा होता है, सही बात है, क्रियाकारक पहले हमारे पास ज्यादा होता है। देखो इसका ग्राफ बनता है बड़ा प्यारा सा, देखो ये है सांद्रता, ये सांद्रता है, ठीक है, और ये बच्चों समय। अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि क्रियाकारक, देखो यार आप ऐसे समझ लो, देखो ये रहा, देखो मान लो बच्चों ये क्रियाकारक है ये, और मुझे इसे उत्पाद बनाना है, ये क्रियाकारक है और ये मुझसे क्या बनाना है बच्चों, उत्पाद बनाना। ठीक है, बटन कैसे बंद है मेरा, और यार तभी क्यों मेरा तब क्यों घुट रहा है ना। चलिए, तो ये क्या है बच्चा, ये क्या क्रियाकारक, ये क्या उत्पाद। तो आपके पास पहले क्या होता है, क्रियाकारक होता है। क्रियाकारक समय के साथ किससे बदलता है प्यारे बच्चों, उत्पाद के अंदर बदलता है। मतलब क्रियाकारक समय के साथ कम होता है, उत्पाद समय के साथ बढ़ता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। तो देखो ना, क्रियाकारक पहले ज्यादा होता है फिर कम हो जाता है, ये कौन है क्रियाकारक, और समय के साथ कैसा हो जाता है बेटा, उत्पाद बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्पाद समय के साथ बढ़ता है और क्रियाकारक समय के साथ कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत बेसिक सी बात है। तो बोलेंगे कि अभिक्रिया की दर या वेग होता है क्या, आपको समझ में आ गया यार कि सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसमें समय लगता है।
तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया दर या वेग क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल को बोलते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? ये परिभाषा को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और ये ग्राफ ध्यान रखना। ठीक है, ओके, चलो आगे बात कर ले। अब देखो प्यारे बच्चों, हम यहां पे दो तरह की दर पढ़ते हैं। दर हटा दी, ले भैया हमें भी हटा देता हूं। देखो, तो यहां पे जो दर है बेटा दो तरीके की पढ़ी जाती है। देखो, एक पढ़ी जाती है प्यारे बच्चों औसत वेग, सुनते चलना, औसत वेग, और एक पढ़ा जाता है ताक्षणिक वेग। दोनों वेग के बारे में पढ़ लो। ठीक है सर, औसत वेग का मतलब क्या है? देखो बेटा, औसत वेग मतलब अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर, यहां लिखते हैं बच्चों प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सर मतलब क्या है इसका? मतलब समझा दो। ये औसत वेग है। देखो यार, क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा, उसमें कोई ना कोई समय लगेगा, कोई ना कोई एक समय अंतराल होगा जिसको हम औसत वेग बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो आर से क्या बन गया? पी बन गया। क्रियाकारक से क्या बना बच्चा? उत्पाद बना। क्या बना? ये उत्पाद बना। जब आप क्रियाकारक से उत्पाद बना रहे हो तो क्रियाकारक समय के साथ कम होता है। अब जो चीज कम होती है उसको माइनस से दिखाते हैं, तो मैंने लिखा है माइनस से। ठीक है, और लगाया यहां पे डेल्टा आर और dt। मतलब क्या है? अरे दिमाग लगाओ यार, पहले सांद्रता मान लो कि पहले ये 100 था और ये 0 था, मान ले। समय के साथ ये बन गया तो ये कितना हो गया? 50, और ये कितना बच गया? 100 माइनस 50। तो ये पहले कितना था? R1, बाद में कितना बच गया? R2। देखो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। यहां पे भी देखो, पहले ये कितना था? P1, अभी कितना हो गया? P2। देखो इसकी सांद्रता में परिवर्तन आया। अब जब ये R1 पे था तो T1 टाइम था, और यहां पे R2 था तो अब T2 टाइम था। इसका मतलब ये हो गया कि समय के साथ इनमें क्या आ रहा है बच्चों? परिवर्तन आ रहा है। कि यहां तक कहानी क्लियर हो गई, इसलिए लगाते हैं यहां पे माइनस। तो माइनस जब आ जाए तो समझ जाओ वो क्रियाकारक की दर में ह्रास को दिखा रहा है, क्रियाकारकों की दर में कमी को दिखा रहा है। ठीक है, समझ गए? और जब प्लस आ जाए, ऐसे आ जाए, ये किस चीज को दिखा रहा है प्यारे बच्चों? उत्पाद की दर में वृद्धि को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? उत्पाद की दर में वृद्धि। और बच्चों ये किसको दिखा रहा है? क्रियाकारक की दर में कमी। कहता कहानी क्लियर हो गई बच्चा? समझ में आ गया क्या? तो एक बात बताओ, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, और शॉर्ट फॉर्म इसको बोलूंगा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर प्लस माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये कब लिख सकते हो आप? जब औसत की बात करें। सर ताक्षणिक वेग का क्या होता है बेटा? देखो बेटा, एक निश्चित क्षण पे अगर आपको वेग निकालना हो, सर इसका मतलब क्या था? दिमाग लगाओ। देखो, पहले मैं यहां था, देखो ऐसा समझ लो। देखो मान लो दो चीजें, तो दो समय, एक T1 एक T2, एक R1 एक R2, दो सांद्रता है, इनके मध्य आपको वेग निकालना तो औसत वेग काम में ले लो। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर इसी के भैया मुझे 2 सेकंड पे दर निकाल के बता, तब क्या पढ़ेंगे? ताक्षणिक वेग। बस इसमें क्या होता है बेटा, जब इसकी अभिक्रिया की दर पड़ी जाती है, ROR का मीनिंग यहां लिखा हुआ है अभिक्रिया की दर। फिर बोल रहा हूं, कोई कमेंट में नहीं पूछेगा ROR का मतलब क्या था? अभिक्रिया की दर होता है। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? प्लस माइनस टी अपॉन dt। मैंने कैसे किया आपको समझ में आ गया बच्चों? सेम कहानी यहां पर भी, दो वही बात है, प्लस कब माइनस कब। तो यहां प्लस किसको दिखा रहा है? माइनस किसको दिखा रहा है? आपको समझ में आना चाहिए। बस मैं आपको इस ग्राफ से ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि सांद्रता और समय का ग्राफ बता दो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि देखो क्रियाकारक समय के साथ कम होता है और उत्पाद समय के साथ बच्चों बढ़ता है। तो जो बढ़ा वो कौन है? वो कौन है? वो है बेटा उत्पाद। आप उसको R से दिखा दो या P से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे बोलते सर R से क्यों दिखा रहे हो? R तो सर क्रियाकारक है। अरे बेटा मैं दोनों को R से दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क केवल किस बात का है? माइनस प्लस का।
या तो उसको P बना दे, तो उसको R बना दे, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, बस प्लस माइनस का तो फर्क है। माइनस से तो क्रियाकारक को दिखा रहा है, प्लस से तो उत्पाद को दिखा रहा है, चाहे कोई सा सिंबल ले लो। ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो विदाउट कंफ्यूज होकर इस चैप्टर को पढ़ना है, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या क्या होता है औसत वेग और ताक्षणिक वेग, ठीक है। चाहो तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप देख लो और समझ लो, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई अभिक्रिया ए से बी, देखो ए से बी के लिए लिखा हुआ है, देखो ये कोई अभिक्रिया ए से बी है, देखो ना। तो ये क्रियाकारक के लिए माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, बी के लिए उत्पाद है तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या कर दिया, डेल्टा डेल्टा लगा भाई, दोनों तरफ लगाना है, तो ये क्या कर रहा है मजाक, ये डेल्टा लगा बेटा, ठीक है ना, डेल्टा, ठीक है। चलिए क्या समझ में आ गया, इसको एक करो, जो है वही करो ना, इसको एक कर दो और इसको dt कर दो, ये रहा डेल्टा टी, और ये क्या बच्चों, डेल्टा ए। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। मतलब दोनों अभिक्रिया की तरफ देखो बराबर ही तो है बच्चों, बस यहाँ क्या लगेगा माइनस, इधर क्या लगेगा प्लस। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया, देखो क्या लिखा हुआ है ए बी और सी डी, तो ये कौन है क्रियाकारक, तो क्रियाकारक को माइनस में लिख दो। ये दोनों कौन है बच्चों, उत्पाद, उत्पाद को प्लस में लिख दो। तो देखो ना, इन दोनों को देखो माइनस में लिखा हुआ है, दिख गया क्या, और नीचे देखो बच्चों, इन दोनों को किस में लिखा है बच्चों, प्लस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो निर्मित होने की दर और इन दोनों में विलुप्त होने की दर, क्योंकि यह क्रियाकारक समय के साथ कम होता है, उत्पाद समय के साथ बढ़ता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। चाहो तो इस बात को आप लिख लो, माइनस क्या होता है बेटा, माइनस क्या दिखाता है, क्रियाकारक समय के साथ कम और प्लस क्या दिखाता है बेटा, उत्पाद समय के साथ ज्यादा। तो ये हो गया, समय के साथ एक कम होता है और एक समय के साथ क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, जो अपने को ध्यान रखना था, समझ के रखना था, ठीक है। कर लोगे ध्यान से। ताक्षणिक वेग क्या होता है, देखो भैया, अगर आपने किसी ने ये स्क्विड गेम वाला देख रखा होगा, सबने देख रखा होगा, ये क्या करती है, देखो एक सेकंड में भी अगर कोई गलती हुई तो मामला खत्म। मतलब सेकंड सेकंड की कैलकुलेशन करती थी। जो बच्चे इस गेम को नहीं जानते मैं बताता हूं बेटा, इसमें क्या होता था, ये ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, कुछ ऐसा गाना बजता था, है ना। मुझे गाना तो पूरा याद नहीं है, लेकिन ताना सुना काटू मूटा, पता नहीं कौन सा गाना था यार, है ना, बच्चे के नाम सुना मैं भूल गया मैं। तो एक गुड़िया ऐसे पलटती थी और गाना गाती थी, खाना मोना सानो टूटा टुंग टुंग, ऐसा पलटती थी। जो वहां पे आके बिल्कुल फ्रीज होके खड़ा हो गया बंदा, उसको छोड़ देगी, जो हिलता डुलता होगा उसको गोली मार देगी, तो फिर पलटती थी, फिर लोग पीछे से भागते थे और फिर पलटती थी, जिसको देखती थी उस अपनी लेजर लाइट से उसको मार देती थी। गेम समझ में आ गया क्या, मतलब पल पल की खबर रखती थी इसकी आंखें। तो पल पल की जब खबर रखोगे उसको क्या बोलोगे, ताक्षणिक वेग। बात क्लियर है क्या, ठीक है बच्चा, आ जाओ। अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय टी पर अभिक्रिया की दर तत्कालिक अभिक्रिया दर कहलाती है, या तत्कालिक की जगह ताक्षणिक वर्ड भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ताक्षणिक वेग। आसान है बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे डी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया बच्चा, कहानी क्लियर है क्या, ओके सर, ओके सर, डन 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 डन। चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं और एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ते हैं, अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है। अब दिमाग लगाओ, अभिक्रिया दर की इकाई में था क्या, सांद्रता अपॉन समय, यही तो था, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, यही था बच्चा, यही था। अब सांद्रता किसमें पड़ जाती है बेटा, मोल पर लीटर में, किसमें, मोल पर लीटर में, और समय पढ़ा जाता है बच्चों सेकंड में। अब दिमाग लगाओ, ऊपर वाला तो इसी में रहेगा, मोल पर लीटर, सेकंड ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, सेकंड इनवर्स में। तो यहां पे होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड में बच्चों पढ़ा जाता है। क्या यहां तक कहानी क्लियर है क्या, कर सकते हो बच्चों। तो उसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं ताकि गड़बड़ नहीं हो, ठीक है ना। हट जा भैया, मेरे को ढंग से लिखने दे, ठीक है। तो ये बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बता दूं, ये रहा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी इकाई होती है, किसकी, अभिक्रिया दर की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकंड।
ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर मान लो अगर आप गैसीय अभिक्रियाओं की बात कर रहे हो तो इकाई होती है वायुमंडलीय पर सेकंड। कब? जब गैस की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहां नोट डाल के एक बात याद रखो, अगर आपसे 0 कोटि की अभिक्रिया पूछे, 0 कोटि की, अगर आपसे प्रथम कोटि की बात कर ले, इन तीनों को इकाई आपको हर समय याद होनी चाहिए, या आपसे द्वितीय कोटि की बच्चों बात कर ले, एक क्वेश्चन यहां से 100% एग्जाम में घूमता है। एक क्वेश्चन यहां पे 100% एग्जाम में बच्चों घूमता है कि किसकी क्या इकाई चल रही है, ठीक है। कहानी क्लियर है क्या? 0 कोटि की चलती है बच्चों मोल पर लीटर पर सेकंड, प्रथम कोटि की चलती है सेकंड इनवर्स। फोन साइलेंट करने गया था भाई, है ना। चलिए, और इसकी होती है देखो मोल पे इनवर्स लगा दो और लीटर यहां रख दो, ये क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्या यहां तक कहानी आपको क्लियर हो गई बच्चों? एक बार आप इन सभी इकाइयों को देखो, ठीक है, ठीक है, समझ गए? हाँ भाई, हाँ भाई, यहां तक कहानी क्लियर है, समझ गए बच्चों? ठीक है, चलो तो अब आगे बात कर ले, तीनों का इधर रखो। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेग समीकरण। देखो, वेग समीकरण का मतलब क्या होता है, या वेग नियम पढ़ेंगे हम लोग। बड़े ध्यान समझना बच्चों, वेग नियम क्या बोलता है, बड़े काम की बात है। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये क्रियाकारक थे, क्या थे बच्चा? क्रियाकारक थे, और अंतिम समय में क्या बना? उत्पाद बना, ठीक है। ये थे क्रियाकारक और अंतिम समय में क्या बना बच्चों? उत्पाद बना। लेकिन एक बात बताओ, ये उत्पाद कब बनेगा? जब क्रियाकारक होंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो क्या ब्याह हो पाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया, बंद ही कर लेते हैं इसको थोड़ा, अब सही है। देख भाई, क्रियाकारक होगा तभी उत्पाद बनेगा, ये बात सब मानते हो क्या? कि जब क्रियाकारक होगा तभी तो उत्पाद बनेगा। मतलब जो अभिक्रिया का वेग है या जो उसका दर है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है? वो क्रियाकारकों पे निर्भर कर रहा है, वो उत्पाद पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उत्पाद तो बाद में बना है। पहले कौन बना था? क्रियाकारक। बस यही कहलाता है वेग का नियम। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया के दर एवं अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। दिमाग लगाओ, ये कौन है? क्रियाकारक। ये कौन है बच्चों? उत्पाद। तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? क्रियाकारकों की सांद्रताओं पे। समानुपाती जाएगा और क्या आ जाएगा बच्चों? के आ जाएगा। तो कुल मिला के यहां पे मुझे बस आपको इतना सा समझाना था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। और के क्या होता है यहां पे? वेग स्थिरांक। क्या होता है बच्चा लोग? वेग स्थिरांक होता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक कहानी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। कर सकते हो क्या आराम से? ये समझ में आ गया सभी को? अब सब वेग स्थिरांक क्या होता है? अरे यार कुछ नहीं है, अगर आप क्रियाकारकों की सांद्रता को इकाई कर दोगे, दोनों को एक एक कर दो, तो जो अभिक्रिया की दर होती है बच्चों वही क्या कहलाता है? जो अभिक्रिया का वेग या जो अभिक्रिया की दर होती है वही क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक कहलाता है। चाहो तो इस डेफिनेशन को यहां से आप पढ़ सकते हो। वह अभिक्रिया का वेग जब अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान लिया जाए तो उस स्थिति में अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। मतलब ए और बी को आप एक एक मान लो तो आर के बराबर हो जाएगा। तो आर का मात्रक वही हो जाएगा जो वेग स्थिरांक का मात्रक हुआ, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। के का मान अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग भिन्न होता है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ये बात हम पढ़ेंगे आर्यनिक समीकरण में, आगे चल के समीकरण पढ़ेंगे आर्यनिक समीकरण, ठीक है। डन है यहां तक? अब आगे आते हैं, दोनों में अंतर देख लो। अभिक्रिया का दर क्या होता है बच्चों और अभिकारकों के वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता है? तो प्रति एकांक समय में उत्पाद, जिसकी बात हो रही है यहां पे, ध्यान समझना, ठीक है। उत्पाद में और तथा क्रिया कार्य के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? जब आप वेग नियम में, वेग नियम जब पढ़ते हो, वेग नियम, और वेग नियम में क्या पढ़ते हो? जब आप ए और बी की सांद्रता को एक कर देते हो, किसको? ए और बी को जब आप इकाई कर देते हो, एक कर देते हो, तो उस बात को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उस बात को हम बोलेंगे वेग स्थिरांक। समझ गए क्या? कहानी क्लियर है यहां तक? ठीक है। अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है। यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी इकाई मोल पर लीटर पर टाइम होती है और इसकी इकाइयां अभिक्रिया पर निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया कैसी है देखो, अगर मान लो 0 कोटि की अभिक्रिया हुई, 0 कोटि की हुई, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड,
ठीक है बच्चों, अगर ये फर्स्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई तो सेकंड इनवर्स, और अगर ये सेकंड कोटि की हुई तो मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये कहानी यहां तक दिमाग में फिट बैठ गई आप लोगों के, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। ओके चलिए डन। नेक्स्ट चलिए भाई एक बार पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो। हो गया। तुम्हें भी लाइट थोड़ी जब जब सी लग रही है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली मेरे सामने जो कैमरा है ना, कुछ है यहाँ पे जैसे जब जब मेरी आंखों पे कर रहा है पता नहीं क्यों कर रहा है। हाँ, जिससे आंखें खराब होने की संभावना होती है, लाइट जैसे जब जब करती है ना वैसे। ठीक है चलो, क्या यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बच्चों? अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर काले के, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, आणविकता और कोटि में अंतर। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? आणविकता कोटि क्या होती है, एक बार उसको डिटेल में देख लो। देखो देखो जो आणविकता क्या होती है, ये जो आगे नंबर लिखा होता है ना बच्चों, आगे नंबर, ये देख रहे हो आपके, ये नंबर होता है आगे नंबर, ये आगे जो संख्या लिखी होती है ना, जो क्रिया कारकों की संख्या होती है उसी को आणविकता कहते हैं। तो अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले, सुनते चलना, अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। सर कोटि क्या होती है? देखो बच्चा, मान लो कोई अभिक्रिया A प्लस बी, उसे P बना रहे हैं, तो जब इसका दर नियम लिखा जाएगा, कौन सा नियम? दर नियम। तो दर नियम में क्या होता है बेटा? R बराबर के A और B। तो बच्चों जो इसमें x और y है, जो ऊपर यहाँ पे जो आप क्रियाकारक देख रहे हो, उसकी जो पावर है, जो उसका घात है, उन घातों को अगर आप जोड़ दो तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे y लिखा है, तो क्या लिखेंगे? दर नियम में लिखे गए क्रियाकारकों के सांद्रता के घातों का योग कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणु की संख्या, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणु की संख्या जो किस में लिखे जाते हैं? दर नियम में लिखे जाते हैं बेटा, उनकी बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आणविकता जो होती है, ठीक है, ये एक सैद्धांतिक राशि है, लेकिन ये कैसी बच्चों? प्रयोगात्मक है, मतलब इसको आप कॉपी पेन पे नहीं बता सकते हो। इसको बताने के लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? इस सैद्धांतिक होता है, मतलब कॉपी पेन बताई जा सकती है, लेकिन वो नहीं, ये कभी शून्य या भिन्न में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये कुछ भी हो सकती है, जीरो हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आणविकता अभिक्रिया पथ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ये अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को बताती है। देखो संबंध बता रही है, देखो ये रहा, अभिक्रिया का वेग और सांद्रता में संबंध को दिखाती है। कर लोगे ध्यान से, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रभावित करने वाले कारक। देखो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ढंग से समझना, बहुत ढंग से समझना, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। सबसे पहला क्या है? अभिकारकों का सांद्रण। ठीक है, अभिकारक सांद्रण कैसे बच्चों? देखो अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा तो हमारे वेग में भी परिवर्तन होगा, सांद्रता कम होगी तो वेग भी कम होगा, सांद्रता ज्यादा होगी तो वेग भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं समय बीतने के साथ अभिकारकों का सांद्रण घटता है तथा उत्पादों का सांद्रण क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। इस अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होता है। ताप, अब दिमाग लगाओ, मान लो कोई क्रिया कारक है, बोला कि मैं अभिक्रिया नहीं करूंगा, उसके नीचे कुत्ता छोड़ दो, जैसे कुत्ता छोड़ोगे अपने आप ही रिएक्शन करने लग जाएगा, मतलब जैसे उसको ताप दोगे। अरे यार एक बात बताओ, मान लो 4 फीट की दीवार है, एक आदमी यहां खड़ा है, मैंने कहा इधर चला जा, वो कह नहीं जाऊंगा, मैंने पीछे डॉगी छोड़ दिया। ये सर इंसान और डॉगी तो आपके सेम ही है, डॉगी छोड़ दिया, जैसे डॉगी छोड़ूंगा ये भैया पटक के इधर चला जाएगा, क्रियाकारक उत्पाद बदल जाएगा। कब? जब आपने डॉगी छोड़ा, डॉगी अब यहाँ पे ताप में बदल दो तो, और क्रियाकारक और ये उत्पाद बदल दो, मतलब जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो क्रियाकारक अणु आपस में टकराने लग जाएंगे, टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के बाद में बच्चों वो किसमें बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? क्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और शोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण। ताप बढ़ाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों? ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्माक्षेत्र ऊष्माशोषी का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ता है। तो चाहे ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी हो, ताप बढ़ाने पर
अभिक्रिया का वेग, ROR को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या कहानी क्लियर है? और ये बोला जाता है कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, कितना बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। भूलोगे नहीं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ताप गुणांक का फॉर्मूला भी बनाया गया जो आपके एनसीईआरटी में भी है, KT + 10/KT, कितना बढ़ेगा, 2 से 3 गुना। मतलब हर एक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, तो ध्यान रखना 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखो प्यारे बच्चों उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, लेकिन अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। देखो वे पदार्थ जो बिना स्वयं में किसी धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखो वे पदार्थ जो बिना स्वयं में किसी धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो बिना मतलब खुद अभिक्रिया में भाग लिए बिना क्या करते हैं बच्चों, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो काम कर सकते हो, वे पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए, बिना अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप पूरी बात, बिना अभिक्रिया में भाग लिए धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों, घट जाता है। आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में आपको। देखो ये होती है बेटा, देखो सक्रिय ऊर्जा, आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये होती है सक्रिय ऊर्जा। जैसे ही आप इसमें उत्प्रेरक डालते हो बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक, तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। ये हो गया कम, और सक्रिय ऊर्जा के मान कम होने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के दर को घटा देगा, मतलब सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो आप बहुत सिंपल तरीके से याद रखो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यार जब आप उत्प्रेरक मिलाते हो, क्या मिलाते हो प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक, तो क्या होता है, तो उत्प्रेरक मिलाने पर क्या होता है भैया, सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। दिमाग लगाओ, दीवार 6 फीट की है, ये दीवार मान लो मुझे दीवार क्रॉस करना और ये दीवार 6 फीट की है, इस दीवार को मैं बोल रहा हूं सक्रिय ऊर्जा। तो ये जितनी ज्यादा दीवार छोटी होगी, सक्रिय ऊर्जा जितनी ज्यादा छोटी होगी, उतना आसानी से उधर जा सकता हूं। बात क्लियर हो गई क्या? तो उत्प्रेरक मिलाने पे क्या होता है बेटा, वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन क्या करता है, वो सक्रिय ऊर्जा के मान में क्या कर देता है बच्चों, कमी कर देता है, ठीक है। क्या यहां तक कहानी समझ में आगे सभी को, कर सकते हो आराम से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब दिमाग लगाओ, देखो जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखो ना, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सुताई उतनी अच्छी होगी। समझ रहे हो, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सुताई उतनी अच्छी होने वाली है। क्या प्यारे बच्चा लोग, सर ये क्या चल रहा है, अरे बस यही चल रहा है जो चल रहा है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सुताई उतनी अच्छी होने वाली है भैया। तो एक बात बताओ, अभिक्रिया करने के लिए जगह जितनी ज्यादा मिलेगी, अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा। अब दिमाग लगाओ, ताप बढ़ाओगे या विकिरण बढ़ाओगे, विकिरणों की बात कर लो, ताप की बात कर लो, विकिरण बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग है ROR है, वो क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या कहानी क्लियर है? अब आप पढ़ के समझ सकते हो। देखो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। अब दिमाग लगाओ, अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारक या क्रियाकारक बोले जा मैं तो रिएक्शन नहीं करने वाला, क्या कर लेगा, अरे भैया अभिकारक को पहले तोड़ना पड़ता है, पुराने बंध टूटेंगे तो नए बंध बनेंगे। अभिकारक बोलेगा जा मैं तो नहीं तोड़ रहा, जो करना है कर ले, अब जा जा, मैं तो नहीं मान रहा तेरी बात। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अभिकारकों की प्रकृति के अंदर रासायनिक अभिक्रिया वेग अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। बंध जितनी आसानी से टूटेगा, अभिक्रिया उतनी तेज होगी। अरे यार प्यारे बच्चों, कहां चले गए वो दोनों मेरे साथ, ये देखो ये दो लोग हैं चिपके हुए, अगर ये क्रियाकारक है, मुझे उत्पाद बदलना है, अब ये अगर टूटेंगे ही नहीं तो अभिक्रिया कैसे होगी, तो इनको तोड़ना पड़ेगा, पुराने बंध तोड़ने पड़ेंगे, अब जाके ये उत्पाद बनेंगे, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति, देखो बेटा प्रकाश में अभिक्रिया, देखो बताया थोड़ी देर पहले, ये प्रकाश कर लो भले, विकिरणों के प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश या विकिरणों का प्रभाव जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी। देखो गर्मियों में क्या होता है, रोटी जल्दी सड़ जाती है, क्यों, क्योंकि यार
प्रकाश का प्रभाव ज्यादा होता है, और सर्दियों में रोटी कम सड़ती है, मतलब हम शाम की रोटी भी सुबह खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? अभिक्रिया फास्ट होती है और अंधेरे में अभिक्रिया क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई सही बात है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, एक बच्चे कमेंट पढ़ा था, क्या सर ये सब क्लास में आप हाथ से लिखते हो? बिल्कुल, एक एक वर्ड, है ना, सब कुछ हाथ से लिख के पढ़ाते हैं। ये तो चलो मजबूरी है कि 1 घंटे 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म करना है ना, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो। इसी चैप्टर को जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो 8 से 9 घंटे लगाते हैं। 8-9 घंटे समझते हो? 8-9 क्लासेस, हर क्लास 1.5 घंटे की, कम से कम 7 लेक्चर लेता हूं, 7 इंटू 1.5 घंटा करो तो 7 और 3 11.5 घंटे, 11 घंटे के आसपास की क्लास चलती है। समझ रहे हो? तो वहां अलग चीजें होती है फिर, क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत सारा होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करते हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन का मतलब होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप भी रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति, अनेक अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति से भी प्रभावित होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया अंधेरे में नहीं होती परंतु प्रकाश में जाती है। जैसे देखो, CH4 में Cl2 डालोगे तो सूर्य के प्रकाश में तो अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन जब अंधेरे में करवाओगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्या यहां तक कहानी बिल्कुल समझ में आ चुकी है? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगले टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो भैया, मान लो बच्चों ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, R से बना रहा है P, तो मैंने कहा जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो उसका दर होगा, वेग या दर होगा, वो प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है? मैंने आपको पढ़ाया था, क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, पढ़ाया था, लेकिन उसके शून्य घात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शून्य घात पर। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अगर किसी के ऊपर 0 लगा होता है बच्चों, तो उसके मान को हम 1 मानते हैं। तो यहां पे दर बराबर क्या हो जाएगा? 0 की। मतलब ये हो गया कि जो दर होती है, अगर मैं आपको बोलूं कि दर और सांद्रता में ग्राफ बनाओ, तो ध्यान रखना दर और सांद्रता में कैसा ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों? नियत बनेगा। मतलब चाहे सांद्रता कितनी बढ़ा दो, दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सर आपने तो कहा था पड़ता है, ये देखो सर आपने लिखाया था, देखो ये तो आपने बोला था सर, कैसी बात कर रहे हो? देखो इसमें बोलता रखा था आपने सर, केवल 0 ऑर्डर को छोड़ के, मतलब केवल शून्य कोटि को छोड़कर। वह शून्य कोटि की बात अलग है, बाकी प्रथम कोटि द्वितीय कोटि में सब पढ़ते हैं। ठीक है, कर लोगे क्या? देखो बच्चों, इसका एक समीकरण भी आता है जिसको बोलते हैं वेग समाकलित समीकरण। इस समीकरण को सीधा याद रखना, के बराबर फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों R0 माइनस R अपॉन टी, भूलना मत। इसका एक अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूले याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं। अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों R0 बाय 2K, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनता है जो अपने को ध्यान रखना है। इसका ग्राफ बनता है प्यारे बच्चा R वर्सेस T का, ये आता है गिरता हुआ माइनस के, ये होता है स्लोप, और ये बनता है यहाँ पे R0 इसका अंतखंड। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, इसके अर्ध आयुकाल वर्सेस R0 का, ये आता है सीधी रेखा ग्राफ 1/2 के ये। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता निर्भर करता है, लेकिन जो उसका दर होता है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और यही बेसिकली यहां से सवाल पूछा जाता है जो अपने को पता करना है। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसके शून्य घात पर निर्भर करती है, क्या कहलाता है बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, जो अपने को ध्यान रखना है और अपने को समझ के चलना है। कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ उदाहरण है बेटा। देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण रट्टा मारोगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया H2 और Cl2 से HCl जब बनता है बच्चों, क्या बनता है? का निर्माण होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे क्या हो गया? H2 प्लस Cl2, तो लाइट की प्रेजेंस होती है और 2HCl बनता है, ध्यान रखना इस बात को। या प्लेटिनम या सोना की उपस्थिति में अमोनिया का विघटन पड़ा जाता है, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो अपनी को अभिक्रिया याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखो सब, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तो दिमाग लगाओ ना, मान लो कोई अभिक्रिया R से P चल रही है, जब तुम इसका वेग लिखोगे या जब तुम इसका दर लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ?
बताओ, के आर की पावर 1। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग वेग सांद्रता पर निर्भर करेगा, मतलब सांद्रता बढ़ाने पर वेग में परिवर्तन होगा, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग होता है वो क्रिया कारकों के सांद्रता के प्रथम घात के बराबर होता है। किसके प्रथम घात? जिसकी दर एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या बोल सकते हो भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में, भाई रासायनिक अभिक्रिया में जब वेग क्रिया कारकों के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के समानुपाती होता है बच्चों। क्या होता है? प्रथम घात के समानुपाती होता है। उसी को हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कर सकते हो। अब यहां पर देखो ये R 0 नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, चाहो तो आप A मान के कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने A मान के कर लिया है तो अब इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत यहां पे नहीं है, क्योंकि मैंने A मान के कर या इसलिए A मान के किया है, और मैंने क्या किया, R और P मान के किया बच्चा। ठीक है, अब यहां पे कोई और चीज लिख देंगे। चलिए कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, दिमाग में रखना। नंबर 1 क्या है भैया, देखना। सबसे पहला बच्चों वेग समाकलित समीकरण, वेग समाकलित समीकरण। ठीक है, और वेग समाकलित समीकरण बनता है इसका k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। कहानी क्लियर क्या बच्चों? इसका जो अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल, वो ऐसे बनते हैं टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अब देखो बेटा, अगर मैं इसके अर्ध आयुकाल और प्राथमिक सांद्रता, अगर मैं इसकी बात करूं, टी हाफ प्राथमिक सांद्रता की बात करूं, सुनना ध्यान से, आर नोट के बीच में ग्राफ खींचो। देखो अब इसमें तो भैया प्राथमिक सांद्रता है ही नहीं, आर नोट है ही नहीं है, तो कैसा आएगा, नियत। तो जीरो ऑर्डर इसमें डिफरेंस है, उसमें टी हाफ प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा था तो सीधी रेखा ग्राफ आया था, इसमें निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, हो गया यहां तक कहानी, बिल्कुल डन है। चलो, तो मुझे लगता है कि यहां तक जो मैंने आपको समझाया पढ़ाया बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। ठीक है, चलो बेटा कुछ ग्राफ पढ़ लें। पहला ग्राफ आपसे पूछ सकता है बच्चों, लॉग आर वर्सेस टी का ग्राफ। तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। यहां आ गया लॉग आर, यहां आ गया टी। इसे ग्राफ आता है, गिरता हुआ ग्राफ आता है बच्चों, ये आता है माइनस के अपॉन 2.303, और ये आता है लॉग आर नॉट। इसकी बात कर रहे हैं। एक ग्राफ इसका और पढ़ सकते हो आप, अगर एल एन आर वर्सेस टी आता तो बस एक काम करना, इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, यहां पर एल एन आर हो जाएगा और यहां टी हो जाएगा। ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस यहां पे 2.33 को हटा देना, क्योंकि एल एन हटता है तो लॉग जब आता है तो आता है वहां पे 2.303। दोनों ग्राफ में बस यही अंतर है, यहां पर एल एन आर नोट कर देना। ठीक है, एक लास्ट ग्राफ ये भी आता है, पूरा ग्राफ लॉग आर नोट अपॉन आर वर्सेस टी। तो बच्चों ये वाला ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, के अपॉन 2.303। ठीक है, तो इस ग्राफ, ये तीनों ग्राफ इसके इंपॉर्टेंट है। तीन क्या मतलब, 3 2 5, 5 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के, 2 3 ग्राफ थे जीरो ऑर्डर के। ये 8 7 8 ग्राफ में से एक क्वेश्चन आएगा। एक आता है आर्डनेस का ग्राफ, अभी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, चलो, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ओके, आप चाहो तो मैं आपको एक चार्ट से दोनों की तुलना बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे। तो ये रहा शून्य कोटि, और ये रहा बच्चों प्रथम कोटि। एक शून्य कोटि है, एक कौन सी बच्चों, प्रथम कोटि है। नंबर 1 जो इसका ग्राफ है बेटा, इसका तो क्या बोलते हैं, जो इसका वेग होता है वो क्रिया कारकों के शून्य घात, जो इसका वेग होता है क्रिया कारकों के शून्य घात पर निर्भर करता है। पढ़ते हैं ना,
ठीक है। और जो इसका वेग होता है वो क्रिया कारकों के प्रथम घात के समानुपाती होता है, यही तो पढ़ते हो। ठीक है। दूसरा जो इसका जो वेग समाकलित समीकरण था के बराबर कितना था, R0 माइनस R अपॉन टी, और इसका क्या था बच्चों, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। ये ग्राफ ध्यान रखना और ये फॉर्मूले भी। ठीक है। इसका जो अर्ध आयुकाल था वो कितना था बच्चों, R0 बाय 2k, और जो इसका अर्ध आयुकाल था 0.693 अपॉन k। डी। अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों तो इसमें इसका जो इकाई होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और इसकी जो बच्चों इकाई होती है वो केवल सेकंड इनवर्स होती है। हो जाएगा क्या। प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना रेडियो एक्टिव की जितनी भी अभिक्रिया है इसका उदाहरण ध्यान रखना। इसके उदाहरण लिखे हुए हैं क्या, देखोगे शायद ही लिखे, लिखे। आ जाओ, ये ग्राफ का रिवीजन फिर से कर लेना। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ है, तीनों मैंने पढ़ा दी। देखो ये रहा, देखो मैंने पढ़ा सब दिया है तुम्हारे जो एनसीईआरटी मैंने सब पढ़ा दिया है, बस तुम्हें समय कम लगेगा। देखो ये 1 2 3 ग्राफ, देखो तीनों ग्राफ मैंने पढ़ा दिया। देखो ये रहा, कहां चला गया, 1 2 3। नेक्स्ट है प्रथम कोटि अभिक्रिया ग्राफ। देखो आर एल एन आर का होगा ना, ये तो ये एल एन आर है, ये एल एन आर का ग्राफ है। ये लॉग R0 अपॉन R, ये टी हाफ, और हाँ एक ग्राफ और पढ़ सकते हो इसका वाला, ये वाला लॉग R0। ये क्या है बच्चों, एल एन आर नोट। तो एल एन आर वर्सेस टी का ग्राफ है, एल एन आर। समझ गए क्या। ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे ग्राफ वगैरह बता दिया। टी हाफ आर नोट का, ये दर और सांद्रता ग्राफ है, ये लॉग आर नोट अपॉन आर का ग्राफ है समय के साथ। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है क्या। ओके नेक्स्ट आ जाओ, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। ये इधर जो लिखे हैं बच्चों ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, ये किसके हैं, प्रथम कोटि के। इनको ध्यान रखना बेटा, उदाहरण सीधे एग्जाम में आते हैं। जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया लिखे देगा, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है सब प्रथम कोटि की है। NH4NO2 का विक्टर बचा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ध्यान रखोगे। ठीक है ना। चलिए एक होता है N2O5 का जो विक्टर होता है पैरा, वो भी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होती है। तो जितनी बातें यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है, आप ये सारी बातें ध्यान रखोगे भाई। ठीक है, कहानी क्लियर है बच्चों, कर सकते हो आराम से। ओके चलिए नेक्स्ट एक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आभासी एक अणुक अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखो बेटा नाम में ही है, छद्म मतलब भूत, छद्म मतलब होता है प्रतीत होना, आभास होना, कि मुझे लग रहा है कि सामने भूत है लेकिन नहीं है। आप समझो ना, कभी कभी लगता है कि दूर से देखा तो दो लोग दिख रहे थे, पास जाके देखा तो एक ही था। दूर से देखा तो इतना सुंदर था, पास जाके देखा तो सुंदर नहीं था। समझ रहे हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि एक होती है और आणविकता दो होती है। भाई आणविकता कितनी होगी, दो, हमें कोटि दो नजर आएगी लेकिन कोटि कितनी होगी, एक। तो क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता एक नहीं होती, आभासी एक अभिक्रिया कहलाती है। देखो अब दिमाग लगाओ, देखो इसकी आणविकता कितनी बच्चों, दो है, दो लोग हैं, लेकिन जब इसकी कोटि लिखने जाओगे, देखो ना जब इसका दर लिखोगे, दर, तो दर में केवल आएगा ग्लूकोज, ये वाला, बस। जल को नहीं लिखते क्योंकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो आणविकता कितनी, देखो दो, दो तो आणविकता, लेकिन कोटि कितनी है, एक। तो इसकी कोटि कितनी है बच्चों, एक। लेकिन आणविकता कितनी है, दो। इसमें देखो एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, देखो दो लोग दिखाई दे रहे हैं तो आणविकता दो है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कुल किस बात निर्भर करती है बेटा, एस्टर पे या एथिल एसीटेट पे, इस पे करती है। ठीक है, ये एग्जांपल आप उड़ा देना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला, ये एग्जांपल आप उड़ा देना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। N2O5, H2O2, Cl2O7 इन सबका विघटन दे रखा है। तो तीन एग्जांपल बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड ये वाला। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। इस थर्ड के अंदर दो है,
ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे भी एक, तो दिखने में दो कोटि नहीं है, दिखने में आणविकता दो है, कोटि एक ही है। हमें लगेगा कि दो कोटि है, लेकिन वो एक ही कोटि की है। अगर यहाँ अम्ल की जगह अगर क्षार लिखा आता तो दो कोटि की होती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लगभग हर चीज बता दी है। अब अगला टॉपिक जो बच्चों पढ़ने वाले, दो बहुत ही प्यारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पहला है अभिक्रिया वेग के ताप पर प्रभाव, और दूसरा उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा इंसान इसलिए। ताप का मैंने भी आपको पढ़ाया कि ताप बढ़ाने पे क्या होता है बच्चों, क्रियाकारक के अणु के बीच में गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने में क्या होती है बेटा, टक्कर होती है, बहुत तेज से टक्कर होना स्टार्ट होती है, और टक्कर होगी तो क्या बन जाएगा, क्रियाकारक उत्पाद मिल जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया किसी रासायनिक विज्ञान में 10 डिग्री ताप वृद्धि करने पर वेग स्तर में लगभग दुगुनी वृद्धि, 2 से 3 गुना बोलते, लेकिन आप 2 और 3 में से सेलेक्ट करना हो तो 2 गुना करना। अभिक्रिया वेग की ताप निर्भरता की व्याख्या आर्नियस समीकरण से भली भांति की जा सकती है। सर्वप्रथम इसकी बात जे वॉन्टॉफ ने प्रस्तावित की थी, ठीक है बच्चों, लेकिन जो आर्नियस थे इन्होंने इस बात को आगे प्रमाणित किया और बताया। तो हम एक काम करते हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल आर्नियस समीकरण का जो ग्राफ है उस ग्राफ को ले आता हूं, ठीक है ना। अब उस ग्राफ को आप ढंग से देख लो और समझ लो ये ग्राफ क्या बोलते हैं। देखो बेटा, इन्होंने एक आर्नियस समीकरण दिया, k बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। ढंग से समझ लेना सर, k क्या है, तो k बच्चों वेग स्थिरांक है, सभी को पता है। k क्या है बच्चा लोग, वेग स्थिरांक है। a क्या है, आर्नियस समीकरण, सॉरी आर्नियस पैरामीटर बोलते बेटा, समीकरण छो, सॉरी ओहो ये क्या कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। बाबलो क्या कर रहे हैं, वापस पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। चलो वापस देखो क्या था, इधर देखो क्या था फॉर्मूला, k बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। इसका डेरिवेशन नहीं है बुक के अंदर, सीधा सीधा दे रखा, तो सीधा सीधा आप भी याद कर लेना। k क्या होता है, वेग स्थिरांक, a क्या होता है बच्चों, आर्नियस पैरामीटर, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों सक्रिय ऊर्जा, टी होता है ताप, और टी होता है बच्चों क्या होता है, ताप। क्लियर है, ये सब बातें ध्यान रखना। फिर इसको चेंज करते हैं बेटा, एल एन के बराबर एल एन ए, पावर को आगे लिया माइनस ई अपॉन आर टी। फिर इसका ग्राफ भी बनता है बेटा, देखो एल एन के वर्सेस 1/t का। तो इस ग्राफ में ये आता, देखो ये आता स्लोप माइनस ई अपॉन आर, और ये आता अंतखंड एल एन ए। इसी ग्राफ को लॉग में जब चेंज करते तो आता है लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ये बच्चों देखो 1/t है, देखो ये 1/t दिख रहा है आपको, ये देखो 1/t था, ये देखो ये 1/t है। कुल मिलाकर ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये जो है बच्चों y एक्सिस पे 1/t, x पे x के साथ में माइनस m, और ये क्या बच्चों c, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है, ठीक है। ये देखो ये y पे, ये क्या x पे, x के साथ वाला क्या होता है बच्चों, माइनस m होता है, और ये क्या होता है, c होता है। अगर आपने ये सब पढ़ रखा होगा तो आपको मजा आ रहा होगा, और आपने अगर ऐसा नहीं पढ़ रखा तो आप बहुत बड़ी तकलीफ में हो। उसका मतलब अगर आपको मेरी बात समझने में दिक्कत हो रही बेटा, फिर तकलीफ में, मतलब आपने फिर ढंग से नहीं पढ़ रखा। क्योंकि आप अगर 10-11 घंटे के चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर रहे हो, इसका मतलब ये मान रहा हूं कि फिर आपको चीजें आ रही है, आपने पहले पढ़ रखी होगी, फिर आपका रिवीजन ही अच्छे से हो रहा होगा। वरना फिर शुरुआत से वापस पढ़ लेना, अगर ये सब नहीं पढ़ा हुआ है तो 3.303 आर, और आसान आसान पढ़ के मत चले जाना बेटा, अब वो गया जमाने। 2 साल से पेपर का लेवल बढ़िया आ रहा है और बच्चे अच्छे वाले फेल हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये इसका ग्राफ, ठीक है, समझ गए क्या। आ जाओ नेक्स्ट, उत्प्रेरक के प्रभाव की बात। चलो उत्प्रेरक का प्रभाव तो मैंने आपको पढ़ाई दिया था, एक काम करो सीधा ग्राफ से देखते हैं। देखो बेटा यहां पढ़ा रहे उत्प्रेरक का प्रभाव, सुनना ध्यान से, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब दिमाग लगाना, देखो जब तक उत्प्रेरक नहीं डाला था तो ये अभिक्रिया का ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है। देखो सक्रिय ऊर्जा का मान देख लो बेटा, बहुत ज्यादा, देखो सक्रिय ऊर्जा का मान देखो, ये देखो सक्रिय ऊर्जा का मान देखो ज्यादा है, दिख रहा है सक्रिय ऊर्जा का मान क्या बच्चों, ज्यादा है।
लेकिन जैसे ही आपने उत्प्रेरक मिला दिया, देखो उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ ये था, जैसे ही आपने उत्प्रेरक मिलाया, देखो अभिक्रिया का पथ ये हो गया, दिख गया क्या सभी को? और सक्रिय ऊर्जा का मान देख लो बेटा कम हो गया, बस यही तो मैंने आपको समझाया था। और सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। आर का मतलब अभिक्रिया का वेग। अब तो समझ में आ गया आर का मतलब क्या होता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब हम उत्प्रेरक को मिलाते हैं तो उत्प्रेरक खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो केवल सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर देता है। कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए डन। अब एक सिद्धांत पढ़ने वाले, बहुत ही प्यारा सिद्धांत है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया का संघटक सिद्धांत। क्या सिद्धांत? देखो बेटा ये सिद्धांत क्या बोलता है, ये सिद्धांत ये बोलता है कि जब क्रियाकारक आपस में टकराएंगे, हिट करेंगे एक दूसरे को, वो किससे बदल जाएंगे बच्चों? उत्पाद में। अब तुम ये मेरी बात सुने और बात सुन के तुम कॉलेज में चले गए कि सर ने कहा था कि टकराने से उत्पाद बनता है, मतलब टकराने से ब्याह हो जाता है। भाई तुम क्रियाकारक हो, अगर तुमने किसी को पसंद करके शादी कर ली तो तुम उत्पाद में बदल गए। यही तो कहानी है बेटा। अब तुमने आधी बात सुनी, तुम कॉलेज में पहुंच गए। अब कॉलेज में जाके तुम हर लड़की से लड़के से टकरा रहा है कि सर ने कहा था कि टकराने से ब्याह होता है। अब लड़का क्या लड़की से टकरा रहा, अब जाकर झापड़ खा के रहा, पट क्यों टकरा रहा है भाई? मेरे सर ने कहा था कि टकराने से ब्याह होता है। अरे भैया सर की पूरी बात तो तुमने सुनी नहीं। सर ने कहा था कि उत्पाद तभी बनेगा जब क्रियाकारक आपस में बच्चों टकराएंगे, हिट करेंगे एक दूसरे को। कैसे हम भी तो यही कर रहे थे। लेकिन भैया अब जिससे तुम टकरा रहे हो वो भी तो तुमसे आकर्षित होना चाहिए था। मतलब टक्कर कैसी होनी चाहिए बच्चों? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। मतलब हर क्रियाकारक उत्पाद में नहीं बदलेगा। मतलब कॉलेज में पढ़ने वाले हर लड़के की शादी कॉलेज लड़की से नहीं होती है, इक्का दुक्का की होती है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रभावी टक्कर, प्रभावी कॉलिजन। इसका मतलब टकराना जरूरी है, नो डाउट, लेकिन कैसे टक्कर होनी चाहिए प्यारे बच्चों? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर होगी तभी क्रियाकारक उत्पाद बदलेगा। कहानी क्लियर हो गई क्या? ठीक है, ये सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? मैक्स ट्राउट और विलियम लुईस ने किया था बेटा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया को अभिक्रिया मतलब अभिकारक के अणुओं को कठोर गोला माना जाता है और माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में क्या होती है? संघटक का मतलब होता है बेटा टक्कर होना। इसको टक्कर सिद्धांत भी बोलते हैं, टक्कर होना। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटक की जो आवृत्ति होती है, संघटक की आवृत्ति कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या? मोटा मोटा अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो अभिकारक अणुओं के बीच में क्या होनी चाहिए बेटा? टक्कर होनी चाहिए। देखो ना इन दोनों, अब देखो दोनों साथ पढ़ते थे, तो यहां टक्कर कैसी प्यारे बच्चों? अप्रभावी टक्कर है, लड़ाई झगड़े हो गए, अप्रभावी टक्कर है। तुम इन मोहतरमा से जाके टकराए, झुको, मोहतरमा ने मारा एक लाफा और लड़ाई झाड़ू हो गई, क्या हो रहा भैया? लेकिन ये टक्कर कैसी है बच्चों? प्रभावी टक्कर है। कैसी टक्कर है? प्रभावी टक्कर है। कैसी टक्कर है ये? प्रभावी टक्कर है। मतलब ऐसी टक्कर हुई कि भैया शादी हो गई। कैसी टक्कर है बच्चों? प्रभावी। और ये कैसी टक्कर है बच्चों? अप्रभावी। तो प्रभावी टक्कर से ही क्रिया क्या कैसे बदलेंगे बच्चों उत्पाद में? तो क्या बोलेंगे? अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होती है, टक्कर प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकती है। टक्कर प्रभावी तब होगी जब अभिकारक के अणु प्रतिफल में बदल जाए। प्रतिफल समझते हो क्या? उत्पाद में बदल जाए। अभिकारक के अणु को प्रतिफल बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। अब बताओ तुम टकराने गए, पता चला जिससे तुम टकराएंगे तुम ही बेहोश हो गए या वही तुमसे टकरा के बेहोश हो गई। भैया एनर्जी तो होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए लास्ट। तो ये दो कहानी थी जो अपने को समझ में आनी थी बच्चों, मैं आपको समझा दिया। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? वह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद बदलती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वो कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा लिख दूं मैं यहाँ पे? हाथ से लिखनी पड़ेगी। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? वह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदल दे। ठीक है, तो टक्कर कैसे होनी चाहिए? प्रभावी और न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए।
तो वेग का फॉर्मूला बनेगा जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी। अब यहां पर एक वर्ड आएगा प्यारे बच्चों, पी जेड ए बी ई माइनस आर टी। मतलब क्या है, देखो पी यहां पर है त्रिविम कारक, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि अगर आपको टक्कर करनी है ना, कि जब क्रिया कारक उत्पाद में कब बदलेगा, क्रिया कारक को अगर उत्पाद में बदलना है तो बच्चों को क्या करनी पड़ेगी, प्रभावी टक्कर करनी पड़ेगी, और बिल्कुल आमने सामने टकराना होगा, सही अभिविन्यास होना चाहिए। सभी विन्यास का मतलब बिल्कुल आमने सामने टकरानी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पीछे से टकरा रहे हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ बात नहीं बनेगी। सामने सामने टकराए, बुक्स गिरी, बुक्स उठी, कॉपी एक्सचेंज हुई, तब जाके कॉफी बात जाएगी। तुम आए ऐसा टकरा कोई निकल गया, क्या है मतलब। तो दो बातें, प्रभावी टक्कर और सही अभिविन्यास, ठीक है बच्चों। इसी सही अभिविन्यास को हम बोलते हैं त्रिविम कारक, पी से दिखाते हैं। जेड ए भी होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे टक्कर की जो आवृत्ति होती है उसकी बात करते हैं, और माइनस ई अपॉन आर टी वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो वे संघटक जिसमें अणु की पर्याप्त गति ऊर्जा, दहली ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास होता है, जिसमें अभिक्रयक स्पीसीज के बंधों को टूटने तथा उत्पाद के नए बंध बनने के लिए सुसाध्य हो जाते हैं, प्रभावी संघटक कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखना बेटा, पी को ध्यान रखना, प्रायिकता, पी समझ के, पी क्या होता है, पी होती है जो सही अभिविन्यास, त्रिविम कारक की बात की जा रही है, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया निर्देशांक है, और इधर वाला है बेटा ऊर्जा। अब दिमाग लगाना, ठीक है ना, सुनो, देखो ये है बेटा, देखो ये अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्रिया कारक है, कौन है ये, क्रिया कारक। तो क्रिया कारक की ऊर्जा, तो उसको ई आर से दिखा रहे हैं, क्रिया कारक की ऊर्जा, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये क्या बच्चों, क्रिया कारक की ऊर्जा है, ठीक है। ये कौन है बच्चों, उत्पाद। अब सुनना ध्यान से, देखो यहां से लेके यहां तक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखो ये जो दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, ये कहलाती है बच्चों सक्रिय ऊर्जा। ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद बदलने के लिए प्राप्त ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा ई से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और जो ये कुल ऊर्जा होती है, देखो यहां से लेके यहां तक की जो ऊर्जा दिख रही है आपको, ये वाली है, ये पूरी की पूरी, ये जो आपको नजर आ रही है बच्चों, ये वाली, ये जो पूरी आपको दिख रही है यहां से लेके यहां तक, ये कहलाती है बच्चों दहली ऊर्जा। अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक ऊर्जा की बात की जा रही है, इसको देते हैं प्यारे बच्चों ईटी से। तो जो आपकी ईटी होती है, ईटी दहली ऊर्जा जो होती है बच्चों, क्या होती है, देखो ना, इतनी ऊर्जा और इतनी ऊर्जा को अगर जोड़ दो आप, अगर आप क्रियाकारक की ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा को जोड़ दो, तब ये ऊर्जा आती है। ध्यान रखना, बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये, ठीक है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि बच्चों यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया, आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी बात। देखो यार, इतनी सी कहानी कि आप कितना रेगुलर पढ़ रहे हो, कितने रेगुलर बने हुए हो। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, रेगुलर बने हुए हैं, तो बेटा आपको पढ़ने में जरूर मजा आएगा। अगर आप बहुत चीजें पढ़ाई कर रहे हो, बहुत चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको सच में बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप दिक्कत में हो बच्चों, फिर आप बहुत दिक्कत में हो। रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर का लेवल हर बार हार्ड से हार्ड हो रहा है। लास्ट का पेपर और हार्ड आया था, आने वाले टाइम में पेपर और अच्छे बनेंगे, क्योंकि अब बच्चे बढ़ रहे हैं। आप समझो, कंपटीशन जब बढ़ता है तो भैया पेपर का लेवल बढ़ जाता है। बच्चे जब कम थे तो पेपर का लेवल भी कम था, क्योंकि टॉपर कम बनते थे, अब टॉपर ज्यादा बन रहे, समझो। तो बोर्ड के पास चुनौतियां ज्यादा होती है बच्चों, तो अब चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई भी फिर अपने को वैसे ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो बातें बताई है, समझाई है, अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, होमवर्क क्या है, रिवीजन वापस कर लेना। समरी में भी यही सब चीजें हैं कि आप जो मैंने आपको पढ़ाया, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे बच्चों, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाए। ये सारे वन शॉट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब इनको पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि सर ने सारे टॉपिक हमें पढ़ाए, लेकिन आप पहले इनको पढ़ के आना,
आपका चैप्टर अगर तैयार है, आप फिर आके रिवीजन करो, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको 50% भी पढ़ा हुआ तो भी बहुत है, 20% है, 30% है, 40% या 50% तक पढ़ा हुआ तो भी बहुत है, तो भी आप चैप्टर समझ जाओगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपका पहले पढ़ा होना चाहिए, तभी आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, वरना नहीं। तभी कह रहा हूं रेगुलर वे में बैठो और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? अगर रिवीजन अच्छा नहीं कर रहे हो तो दिक्कत में हो भैया। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आपको और रिवीजन सीरीज चाहिए सर, और हाँ सर बता दो सर, हाँ सर बताओ सर और क्या क्या लेके आओगे, तो बेटा आपके लिए ऐसी सारे वन शॉट मैं आपको दूंगा, लेकिन बस आप पढ़ लेना, ठीक है यार। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।